नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। जब देश में कोविड का दौर है, कोरोना संकट से देश सहित पूरी दुनिया जूझ रही है और मीडिया का एक बड़ा तबका रिया और कंगना करने में लगा है। ऐसे में कई अहम मुद्दे जो है वो दब जाते हैं। अभी करीब रात के 9 बज रहे हैं और हम एक ऐसे मुद्दे को आपके साथ साझा करना चाहते हैं जो बेहद ज़रूरी है। सरकार तक, सत्ता में बैठे जो मठाधीश हैं उन तक पहुंचाने की बात है, ये ज़रूरी है। हमारे साथ एक यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, प्रिया कुमारी नाम है इनका। ये पिछले अभी जिसमें मैं बात कर रहा हूं, अब इनका भूख हड़ताल का 96 घंटा होने जा रहा है। हाँ, तो प्रिया जी, क्या नौबत आई कि आपको भूख हड़ताल करना पड़ा? एक्चुअली मतलब जेई नीट में जो कंडीशन स्टूडेंट की मैंने देखी कि उनको आत्महत्या इतने लोगों को करना पड़ रहा है और उनका कोई ऐसा गलती नहीं है कि मतलब कोविड में एग्ज़ाम हो रहा है तो उनका कोई ऐसा गलत डिमांड नहीं था कि थोड़ा सा पोस्टपोन करके रखिए, हमको इन्फेक्शन हो सकता है, फैमिली को इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका जो है ये रहा होगा कि गरीब परिवार से हैं, 5 महीना के लॉकडाउन के बाद जो है उनकी स्थिति ख़राब हो गई होगी, तो वो चैलेंजिंग हुआ होगा प्रिपरेशन। मतलब बहुत सारे केसेज जो कि कंटेनमेंट जोन में हैं या फिर ये क्या बोलते हैं उसको, स्टूडेंट्स जो है कोविड पॉजिटिव होके ठीक हुए हैं, उनको एंट्री नहीं दिया जा रहा है एग्ज़ाम में। कोविड का सिम्टम्स मिल रहा है तो एंट्री नहीं दिया जा रहा है। गाइडलाइन उनका इट सीम्स ऐसा था कि मतलब सेपरेट उनको मिलेगा कुछ जगह, वहाँ पे एग्ज़ाम कराया जाएगा, लेकिन वो सब लोगों को डिनाई कर दिया। सब फुल डिप्रेशन में है। बेसिकली दे विल बी माई जूनियर्स इन टर्म्स ऑफ आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट। तो वो सब देखते हुए और फिर मेरे यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट के स्ट्रगल को देखते हुए मुझे भी मेरी कठिनाइयाँ उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाकी लोगों का देखो तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना बढ़ चुका है कि मैं इस इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं the kind of person I am, I can't tolerate it. So I wanted to कि somehow I do something for them. उसके लिए सोशल मीडिया ये सब का उपयोग मेरे फ्रेंड्स ने किया। मतलब मैंने जेई के लिए किया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उनका। अल्टीमेटली आपने देखा कि किस तरह से एग्ज़ाम हुआ। एसओपीज का ये जो भूख हड़ताल है कितने दिनों से आपने वहाँ बोर्ड को दिखाएं थोड़ा? 4th डे, चौथा दिन का ये 93+ घंटा। हाँ, तो फाइनली मैंने सोचा कि मतलब ये कंडीशन से कम कोविड में बाकी आगे आने वाले एग्ज़ाम और मेरा यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होने वाला है उन लोगों को ना गुजरना पड़े। तो सरकार से विनती करना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा ना करे हम लोगों के साथ, हमारी कंडीशन को समझें। और दूसरी बात ये कि यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है एकेडमिक ईयर एग्ज़ाम्स जेई और नीट से बहुत डिफरेंट है। उनको मतलब वो एकेडमिक ईयर लॉस का उनको कंडीशन बहुत बार दिया गया कि लॉस नहीं टॉलरेट किया जा सकता है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो एकेडमिक ईयर लॉस का उसमें कोई इशू नहीं है। ये एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है और रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होने के बाद ये लार्ज स्केल पे जॉब प्रोड्यूसिंग एग्ज़ाम भी नहीं है कि कह सकते हैं कि जॉब लॉस हो जाएगा 2-3 महीने पोस्टपोन कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं है यूपीएससी के पोस्टपोनमेंट में इशू। इफ़ दे वांट टू कंसीडर द प्लाइट ऑफ स्टूडेंट्स कि कितना सफ़र कर रहे हैं। अब कितना सफ़र कर रहे हैं मैं वो बताती हूँ कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उस दिन 4 तारीख को, तो किसी तरह कुछ लोग जो पहुँचेंगे वो इन केस इन्फेक्ट होते हैं और देर आर हाई चांसेस कि इन्फेक्ट होंगे, क्योंकि केवल 72 सिटीज़ में यूपीएससी की सेंटर है, ठीक है। और पेरेंट्स भी साथ में जाएंगे। हमारा 7 घंटा का एग्ज़ाम, मतलब 7 घंटा का एग्ज़ाम नहीं होता बट 7 घंटा सेंटर पे रहना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 1 जो है 9:30 से 11:30, 11:30 से 2:30 का गैप 3 घंटे का और 2:30 से 4:30 सेकेंड पेपर। इन दोनों को मिलाकर पूरा 7 घंटा एग्ज़ाम सेंटर पे रहना है। और 7 घंटा छोटी चीज़ नहीं है इतने मास को एक साथ गैदर करके रखने के लिए। बीच के 3 घंटे में पेरेंट्स कहाँ घूमेंगे, स्टूडेंट निकलेंगे वो कहाँ घूमेंगे। वो ऑफ कोर्स मास्क लगाने के बावजूद भी रिपोर्ट है इंटरनेशनल, मतलब कि ये हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का, अपने इंडिया में भी हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का, कि मास्क लगाने का कोई ये नहीं रह जाता है तुक जब आपके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो। फेलेसियस इसको बोलते हैं एसओपी। और दूसरा कि एग्ज़ाम
से जब हम निकलते हैं कोई भी एग्ज़ाम, तो क्राउड सब लोग एक साथ निकलता है। क्राउड इतना ज़्यादा होता है कि मैंने फेस किया है इन नॉर्मल सिचुएशन, एंड सेम इज हैपनिंग इन कोविड ऑल्सो। आप निकलते हैं, बिहार के एक सेंटर में लास्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम था, उसमें सारा लोग इस तरह की खड़े हो, आप बस धक्के के कारण आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा क्राउड होता है। और हमने नीट जे के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं लाइव। प्रिया, ये चौथा दिन है आपके वो हंगर स्ट्राइक का, है ना? किन्हीं ने आपकी सुध ली है? अभी तक बस इंडिया टीवी मैम ने मुझे कॉल पे मतलब उन्होंने रिपोर्ट लिया था, और जो है मतलब और कौन, हाँ सुबह सुबह आज आए थे ये बुद्धा कॉलोनी के सब इंस्पेक्टर अपने 2 पुलिसमैन के साथ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि आपकी बातें बाकी जो भी मेरे और भी बहुत सारे इसमें प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ जो है आपको ये किया गया, मतलब ऊपर पहुंची है तभी हम यहाँ आए हैं। हम बार बार को बोल रहे थे सॉरी कि नहीं दैट्स ओके अभी के लिए, तो बार बार हम उनको बोल रहे थे कि मतलब हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, उनका रिस्पांस चाहते हैं, कुछ तो बोले, मतलब हम लोग के तरफ बैक क्यों किए हुए हैं। तो वो बोले कि आपकी बात पहुंची है तभी डीजीपी ऑफिस से हमको कॉल आया है, तो हम यहाँ आए हैं। हम यही कहेंगे कि आप जो है ये तोड़ दीजिए अपने स्वास्थ्य। लेकिन आपका कहना है कि जब तक इस बाबत मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो है एड्रेस नहीं करते हैं, या फिर एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो भी बॉडी है मेरी यूपीएससी डीओपीटी के जो हेड हैं, वो इस बात को सारे हमारे पॉइंट्स को देखे तो सही। हम लोग केवल ये कह के कि नंबर माइनॉरिटी नंबर है और मेजॉरिटी नंबर है, हमारी चीज़ों को कैसे नकार सकते हैं। मतलब डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता कि मेजॉरिटी जो कह रही है वही सही है। माइनॉरिटी के बेसिक राइट्स को मेजॉरिटी के नाम पे सप्रेस नहीं किया जा सकता है। और बेसिक राइट्स के टर्म्स में मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, सप्रेस्ड सेक्शंस हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं इस कोविड में, क्योंकि उन पे दोहरी मार लगी है, दोहरी क्या तिहरी चौरी भी आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि एक तो कोविड था, कोविड का आप जानते हो कि एक्सपेंस 1 लाख से भी ज़्यादा जो है एक पर्सन का लग रहा है। गरीब कहाँ से अफोर्ड करेगा? उसको तो यहाँ तक कि ट्रीटमेंट का अपॉइंटमेंट लेने में इधर उधर भागना पड़ रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। बिहार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग मतलब डमाडोल पे है, और बाकी जगह भी ऑलमोस्ट ऐसा कंडीशन है। तो वो लोग का कोविड का प्रॉब्लम हो गया। अब जो है लॉकडाउन हमारे यहाँ हुआ, ठीक है, वो ठीक है कि डिमांडेड सिचुएशन था, बट उसका इम्पैक्ट तो पड़ा ना। जो इकोनॉमी डाउन गई है वो केवल जस्ट एक नंबर नहीं है, उसको लोग जी रहे हैं। और जब लोग जी रहे हैं उस चीज़ को, तो उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, फैमिलीज में स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स वहाँ ऐश नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्टूडेंट्स को भी अपने कोचिंग हब्स जहाँ जहाँ होते हैं मेन सिटीज़ में, दिल्ली बहुत बड़ा हब है अपना, चेन्नई हो गया, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, ये सब हो गया। मुंबई तो उतना ज़्यादा नहीं, पुणे, अहमदाबाद, ये सब और भी सिटीज़ हैं। वहाँ से लोगों को लौटना पड़ा इमीडिएट बेसिस पे। उन्होंने स्टूडेंट्स ने ये स्पेक्युलेट नहीं किया था कि उनको 5 महीने तक वो नहीं जा पाएंगे वापस। वो तो कुछ बुक्स लेके आए होंगे कि अच्छा ठीक है जाते हैं, सारा का सारा उठा के थोड़े लाए होंगे। तो बाकी जो थोड़ा इलाइट क्लास के या थोड़ा अच्छे इकोनॉमिक स्टेट में हैं, वो तो वापस किसी तरह जाके अरेंज करके ले भी आए होंगे बाद में। ये रिमोट के एरियाज में जो हैं, गांव के एरियाज में, या फिर लोअर मिडिल क्लास वगैरह, वो लोग कहाँ से वो अफोर्ड कर पाएंगे? उनका प्रिपरेशन, उसके एक तो रिसोर्सेज की कमी के कारण प्रिपरेशन में इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा कि डिजिटल डिवाइड, ये भी आर्ग्यू किया जा सकता है कि मतलब इंटरनेट से पढ़ लो, तो इंटरनेट जो है थ्रू आउट इंडिया एकदम नहीं है, और डिजिटल डिवाइड पहले से था। लेकिन कोविड के क्राइसिस में डिजिटल डिवाइड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि सब जगह ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स का तो उस पर असर पड़ेगा जो पिछड़े ये से हैं। हम यहाँ पटना में हैं तो हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, बाकी लोगों का क्या?
ठीक है। न्यूज़पेपर बहुत बड़ा ये होता है हम लोगों का कि डेली बेसिस पे हम लोग पढ़ते रहें, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन ही पहले तो लॉकडाउन के ड्यूरिंग रुका हुआ था, और दूर के इलाकों को तो वो भी नहीं मिला। सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पैसे होंगे तब तो सब्सक्रिप्शन और लेंगे। सब जगह इंटरनेट की और अवेलेबिलिटी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, तो जब इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे, वो कैसे इवन अपनी आवाज़ रेज करेंगे ट्विटर पे आके। वो तो सोचेंगे कोई है ही नहीं उनका, अब चलो जो होगा सो देखा जाएगा। ट्विटर की बात आपने कही तो ट्विटर ट्रेंडिंग की बात आती है कि कोई भी टॉपिक हो या मुद्दा हो तो उसे ट्रेंड कराया जाए, तो सरकार की निगाह शायद पड़ती है। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? लेकिन हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो है ट्रेंड हम लोग तो नहीं करा पाए, वेरीफाइड अकाउंट्स ज़्यादा सपोर्ट में ना होने के कारण, बट बहुत लोगों ने ट्रेंड करवाया। नीट जेई लोगों ने तो इतना अपना पूरा एनर्जी लगाया, अभी तक उनकी एनर्जी की तो दाज देनी चाहिए कि उन्होंने बार बार अपील की और उनको साफ तौर पे इग्नोर किया गया हर बार। और उसका रिजल्ट भी सामने है कि अब बहुत सारे लोग अपने एक तो महरूम रह गए हैं एग्ज़ाम से, और जो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे भी उनको एक सेक्शन को जो है एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। अब वो लोग फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं कि दूसरा मतलब कम से कम ये गाइडलाइन तो निकाल दो कि नेक्स्ट जिसका एग्ज़ाम आप छोड़वा दिए हो उसके लिए इंतज़ाम कर दो। उसका अभी तक कुछ क्लियरेंस नहीं मिला है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। तो वो आपका ये हंगर स्ट्राइक आज चौथा दिन भी लगभग आज समाप्त हो जाएगा, है ना। तो जिस तरह से अपनी डेमोक्रेसी की हेल्थनेस के बारे में आप जानते हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी जो मांग है वो सरकार सुनेगी? अब इसमें डेमोक्रेसी की हेल्थनेस के बारे में बहुत सारे चीज़ें तो देखी हैं कि मतलब कुछ हो रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं ग्राउंड लेवल पे, लेकिन शायद उसी के कारण मुझे हड़ताल करना पड़ा कि उन तक हमारी मांगे पहुंच सके। हमारा एग्जैक्ट कंसर्न क्या है, क्यों हम लोग एग्ज़ाम से नहीं डरते हैं और इनकॉम्पिटेंट तो नहीं है, नॉन सीरियस स्टूडेंट नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो है मतलब तभी रह जाता है जबकि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे सबको समान मौका दो। और इस समय जो है हमारे आर्टिकल नंबर फंडामेंटल राइट के अंदर है 21 का राइट टू हेल्दी लाइफ, वो वायलेट हो जा रहा है। हमारा आर्टिकल 16 अपॉर्चुनिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी ये हो जा रहा है वायलेट। हमारा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है, वो वायलेट हो रहा है। राइट टू इक्वालिटी कहता है कि इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड अनइक्वली। मतलब कि उनको आप सेम पैमाने पे नहीं नाप सकते हो, उनके लिए आपको बार रेज करना पड़ेगा। एक यहाँ है कि यहाँ, तो उनके लिए थोड़ा तो बार आपको रेज करना ही पड़ेगा। क्राइसिस में जो ये हुआ है उनके साथ, उसके लिए कुछ तो उनको टाइम दो कि वो वापस थोड़ा सा रिवाइव कर सकें। प्रिया, आप इतने लोगों के हित की सोच रहे हैं, गांव के लोग और हाँ, फिर मेरे नॉर्मल जो अच्छे खासे इस्टेब्लिश्ड फ्रेंड्स को एस्पिरेंट्स हैं, उनकी भी समस्या है। सारे लोगों की वो क्या बोल रहे हैं पता है? कोविड इन्फेक्ट 4-5 का भी मैसेज आया है कि हम कोविड इन्फेक्ट हो गए हैं, और अभी हुए हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि कोविड निगेटिव हो जाएंगे 4 अक्टूबर तक। तो क्या हमको सरकार एग्ज़ाम देने देगी? क्या यूपीएससी मुझे एग्ज़ाम देने देगी? इस बात पे कोई क्लियरेंस नहीं है। और मतलब पिछले एग्ज़ाम्स का ये सिचुएशन ऑब्जर्व करते हुए उनको डर लग रहा है कि हो सकता है कि मेरे साथ भी यही हो। तो कम से कम ये अनसर्टेनिटी तो हटानी चाहिए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पेपर में अनसर्टेनिटी अच्छी बात है, कंपटीशन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अनसर्टेनिटी कम से कम एग्ज़ाम के प्रोसेस में गाइडलाइंस में तो ना लाए, कम से कम क्लियर तो रखे। एक तो कि एग्ज़ाम हम चाहते हैं कि पोस्टपोन हो जाए, इनकेस पोस्टपोन ना हो तो उसके बाद भी बहुत सारे इशूज़ हैं कि उन्हें लास्ट अटेम्प्टर्स जो होंगे उनका पूरा का पूरा IAS IPS बनने का ड्रीम बर्बाद हो सकता है अगर वो एग्ज़ाम नहीं अटेंड कर पाए। अगर एग्ज़ाम अटेंड कर भी पाए तो नॉर्मल अटेम्प्टर्स प्लस एग्ज़ाम लास्ट अटेम्प्टर्स वो जो है एग्ज़ाम अटेम्प्ट भी कर पाए, प्रीलिम्स देने गए और अगर इन्फेक्ट हो गए तो मेंस तो वो अच्छा परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएंगे, तो उनका अटेम्प्ट भी गया और जो है उनका वो साल जो है का एफर्ट भी आपका ये कौन सा साल है? मेरा ये 2nd अटेम्प्ट है। आप थोड़ा पानी पी लें तो ज़्यादा। मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरह से आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, आप अपने साथ साथ
अन्य लोगों की भी सोच रहे हैं, है ना। लेकिन कितना समर्थन मिला है, क्या कहते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट समर्थन कर रहे हैं कि मतलब हम लोग वो लोग एक साल बोल रहे हैं, सॉरी, एक मंथ से फाइट कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। और मैं थोड़ा ये कि मुझे नहीं, मैं तो लास्ट रिसोर्ट में यही करूँगी क्योंकि मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो नाउ दे आर टेलिंग दैट कि मतलब तुम लोग हम लोग के लिए इतना ज़्यादा मत करो, लाइक योर हेल्थ विल डिटोरिएट, मतलब ऐसे मत करो। बट सिंस आई एम like determined that I will carry on this, so they are trying to help me out. एक चीज़ और बोलना था कि एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है एंट्री गेट है मेंस तक पहुंचने के लिए। यूपीएससी में रैंक लाने के लिए प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं काउंट होता, बट एंट्री गेट है, ठीक है ना। तो वहाँ अगर हम 2 घंटे मास्क पहन के अगर ये दें ना एग्ज़ाम, तो मेरा तो अभी बोलना इज डिफरेंट थिंग, बट सफोकेशन होने लगता है आधा घंटे के अंदर, जो कि हम कोई हेल्थ इशू नहीं है ब्रीदिंग रिलेटेड। और जो अस्थमा पेशेंट्स होंगे, ब्रीदिंग रिलेटेड इशू जिनको होगा, वो 2 से 3 मिनट तक मास्क पहनने में उनका घुटन होने लगेगा। तो वो कैसे मैनेज करेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम देना? उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। हाँ, तो ठीक है। ये प्रिया हैं जिन्होंने अपनी सारी जो दास्तान है वो सुनाई है। ये अपने साथ साथ जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की चाहत रखने वाले युवाओं, छात्रों की हितों की बात कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि कोरोना काल में अगर परीक्षा ली गई तो उनके जीवन कैसे खतरा में पड़ सकता है। तो ये तमाम मुद्दे, इनका मकसद है कि इनकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे, सत्ता में बैठे लोगों तक पहुँचे, और हाँ, और उनका रिस्पॉन्ड आए। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की ज़रूरत है लोगों तक, ताकि इस चुनावी शोर में जब नेता चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और मीडिया का एक बड़ा तबका टीआरपी और व्यूअरशिप कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में इनकी आवाज़ कहीं दब न जाए। तो आप लोगों से एक अपील है कि इस आवाज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकें पहुंचाएं। चूँकि ये सिर्फ प्रिया की कहानी नहीं है, ये इनके जैसे हज़ारों युवाओं की कहानी है जो शासन और प्रशासन में जाने की ख्वाब रखते हैं और जो ग्राउंड लेवल की ज़िंदगी है उसे संवारने की कोशिश करते हैं। इतनी रात को ये वीडियो हमारे साथ शूट करने में प्रेम राज मदद कर रहे हैं। और फिर से मैं अपना परिचय दे दूं, अविनाश कुमार, नमस्कार।